हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि इसके पहले हमारे YouTube चैनल पे, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे हम सबों ने एसएससी के रिगार्डिंग आपको जितने भी वीडियोस अवेलेबल करवाए हैं, प्रोवाइड किए हैं, उन सबको आप कंटिन्यू किए होंगे और इन सभी से आप बेनिफिटेड लगातार हो रहे होंगे। और इन सबों के पीडीएफ का, इन सबों के प्रैक्टिस सेट का आपने यूज ज़रूर से किया होगा, ठीक है। और आपकी जो स्टडी है लगातार इम्प्रूव हो रही होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, ठीक है। और आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम के पहले सीजीएल का एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सबों को हम सबों ने पहले से बता रखा है, ठीक है। जब से उसकी नोटिफिकेशन आई थी तभी से सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया तब भी आपको बताया गया, ठीक है। हम सबों ने अपने अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उसमें इनकी बातों को इंक्लूड किया, ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आपको जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, चाहे वो पीडीएफ हो या प्रैक्टिस शीट हो, उन सबों का आप लगातार रिवीजन कर रहे होंगे और रिवीजन के साथ साथ आपका जो इम्प्रूवमेंट है लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा। अर्थात आप सिलेक्शन की ओर अपने आप को ले जा रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों, हम आपको बताते चले, जैसा कि हमने आपको पहले के सभी वीडियोस में भी बताया है कि हम लोगों का ये जो वीडियो कोर्स है ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था जिसको लेके हम लोग तब से शुरुआत की है। 7 दिसंबर से हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी और इसकी शुरुआत हम लोगों ने तब करी थी 7 दिसंबर को। जब हम लोगों ने किया था तब तक एसएससी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था और तभी से हम सबों का उद्देश्य ये था कि सीएचएसएल में, सीजीएल में, अर्थात एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम्स में आप में से मैक्सिमम बच्चों का हम लोग सिलेक्शन करवा सकें। विशेष रूप से ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हम लोग करवाएं जो किसी भी कारणवश आर्थिक रूप से असक्षम हैं या वीक हैं, या ऐसे बच्चे जो शहरों में आके यहाँ का खर्च एक्सपेंस नहीं बियर कर सकते, ठीक है। या ऐसे कुछ बच्चे जिनका 1-2 पेपर वीक होने की वजह से, विशेष रूप से एसएससी में जो बच्चों का रिजेक्शन होता है, बच्चे जहाँ पे छटते हैं वो 2 ही सब्जेक्ट हैं, पहला इंग्लिश और दूसरा मैथ। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की वजह से सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को या तो समझ में नहीं आता, विशेष रूप से ऐसे बच्चों को जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश समझ में आती नहीं, ठीक है। इंग्लिश का वर्ड मीनिंग रटने का प्रयास भी करते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सेट किया जाता है कि कुछ क्वेश्चन तो आते हुए भी नहीं बन पाते, कन्फ्यूजन के डर से। क्लोज टेस्ट बनता नहीं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आपके सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्ज़ाम के टियर 1 में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन बनते नहीं। ग्रामर के क्वेश्चन तो कुछ समझ में ही नहीं आते, ग्रामर समझ में ही नहीं आता। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण से बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जैसा कि हमने आपको इसके पहले के सभी क्लासेस में मेंशन किया है, बताया है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप बचपन से इंग्लिश जो पढ़ना शुरू किए या कहीं से भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश के रूल समझाए जाते हैं और रूल्स के तुरंत बाद वहीं पे आपको एक्सेप्शन दे दिया जाता है। और ऐसे 10-20 रूल पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे समझें कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा या हमें जो भी क्वेश्चन मिलता है ये रूल वाले में है या एक्सेप्शन वाले में है। इसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले दिन ही बताया था, हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सबों के लॉजिक से। तो लॉजिक को आप समझिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज के अपने इस सेशन को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा कंजक्शन का ये 3rd लेक्चर है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप कंजक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 को ज़रूर से देख लिए होंगे, ठीक है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज हम लोग कंजक्शन टॉपिक के बहुत सारे कन्फ्यूजन से भरे हुए रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को डील करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये रूल्स एंड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कैसे कन्फ्यूजन हो गया भाई, ये हम आपको दिखाते चले। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए एज के साथ एज लगा हुआ है, इस एज की जगह सो लग गया। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला पार्ट क्या है, एज है। सिमिलरली देखिए एज यहाँ पे भी लगता है,
सच के साथ भी सिमिलरली देखिए एज यहाँ पे भी लगता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दैट यहाँ भी लगता है, दैट यहाँ भी लगता है, दैट यहाँ भी लगता है। ठीक है, तो इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं और इन्हीं के जैसे और कई कन्फ्यूजन से भरे हुए सेक्शन को हम लोग आज ही इसी क्लास में डील करेंगे। ठीक है, तो इन सभी कारणों से आज का हमारा ये जो कंजक्शन का थर्ड लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा और हम आपको बताते चलें कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसको शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिलेटिव्स, भाई बहन, पड़ोसी जो भी हैं सबसे इनको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने के पहले हम चाहेंगे कि हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाते चलें जो हम आपको इसके पहले कंजक्शन के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें। देखिए ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स हैं जिसको हम लोगों ने कंजक्शन के पार्ट 1 में कवर किया था और इसके बाद कंजक्शन पार्ट 2 में हम लोगों ने इनको कवर किया था और इनको भी कवर किया था। अब आज का क्लास हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है। तो आइए अब आज हम लोग यहाँ से सीखना समझना शुरू करते हैं कंजक्शन के थर्ड लेक्चर में। देखिए ये सब क्या है, तो इनको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। देखें बोर्ड पे हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एज। सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एज के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। देखिए ठीक है, और फिर सो के साथ एज करते हैं, सो के साथ एज। तो सबसे पहले बारी बारी से दो दो करके हम लोग सीखते समझते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में हमने आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने आपको कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग करते हैं। एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं हम लोग। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो तब करते हैं जब सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, कोई भी सेंटेंस यदि सकारात्मक हो, कोई भी सेंटेंस कैसा हो, सकारात्मक हो। कैसा हो, कोई भी सेंटेंस यदि सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, कैसा हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो उस चीज़ को बताने के लिए, उस कंडीशन को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का। इस फॉर्मेट का यूज़ हम लोग करते हैं। कब करते हैं, फिर से एक बार बता दें, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, यदि सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज का यूज़ करते हैं। लेकिन वही सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, उसमें नो, नॉट, नेवर या ऐसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर लिया जाए, जैसे हार्डली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, सेल्डम हो, इस प्रकार के किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर लें, अर्थात सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव हो जाए, इस पहले वाले एज को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सो में। पहले वाले एज को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले वाले एज को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सो में। बाकी सभी चीज़ें यथावत रहती है, एज इट इज़ रहती है, बाकी किसी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। दैट इज़ यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, यदि सेंटेंस कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज। ये बात समझ में आ रही है। आइए अब इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, इनका कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए। ठीक है, तो इनका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए हम लोग क्या लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं he is as tall as his father, he is as tall as his father। वह उतना लंबा है, उतना ही लंबा है जितने कि उसके पिताजी हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, वह उतना ही लंबा है जितने कि उसके पिताजी लंबे हैं। इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके हम ब्लैक में कर देते हैं, सो दैट कि आप में से किसी को कहीं भी दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लैक में कन्वर्ट करें। तो ब्लैक में कन्वर्ट करके लिखते हैं ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर। ये बात समझ में आ रही है।
वह उतना ही लंबा है जितने कि उसके पिताजी है, ठीक है। लेकिन अब नीचे वाले का एक एग्जाम्पल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी हम लिखते हैं यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे ही इज़, सेंटेंस को हम सेम रखते हैं, केवल एक नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर देते हैं। ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज फादर। देखिए अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है हम उसको समझाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइए, अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए, सचेत हो जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या कॉन्सेप्ट काम करता है भाई? तो यहाँ पे हम लोग का एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, ये देखिए नेगेटिव वर्ड का यूज़ कर लिया गया, नो नॉट नेवर आ गया सेंटेंस में, अर्थात ये ऊपर वाला सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये जो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का, अर्थात दोनों जगहों पे एज का यूज होता है। इस एज का यूज हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, ठीक है। 2019 के पहले आपके एसएससी बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए उन सबों में 2019 के पहले ये कॉन्सेप्ट था कि सेंटेंस में जैसे ही नो नॉट नेवर कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए, यहाँ पे ये जो पहले वाला एज था इसको कन्वर्ट कर देते थे हम लोग सो में। अब 2019 के बाद से जब से टीसीएस ने कंडक्ट करना शुरू किया है तो आपका ये पैटर्न ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया। यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में हम लोग एज का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके आपको फिर से बताते चले। सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग एज का यूज़ करते हैं। बट सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो वहाँ पे केवल और केवल सो के साथ एज का यूज़ करेंगे। इस कन्फ्यूजन को आप ठीक से समझिए, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो भी इसका यूज़ करेंगे, नेगेटिव हो तो भी इसका यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो हम केवल सो का यूज़ कर सकते हैं, एज का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ये बैरियर है। एज वाला दोनों में आ सकता है, दोनों एज, सेकंड वाला एज तो सेम है। ये पहला वाला एज सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो भी लिख सकते हैं, नेगेटिव होगा तो भी लिख सकते हैं। लेकिन सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो सो एज का यूज़ हम नहीं कर सकते। सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो तो सो एज का यूज़ नहीं कर सकते। इस बात को आप ठीक से समझिए। अब ये टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाने लगा है 2019 के बाद से, 2019 से ही, तो उन सबों में इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पढ़ने का उद्देश्य वही होता है, मकसद वही होता है कि हम लोग खुद का अपना सिलेक्शन एसएससी में करवा सकें। अब हम यानी हम टीचर के रूप में नहीं, हम आप जैसे बच्चों का सिलेक्शन करवा सके, ठीक है। और आप सबों के पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि आप अपना सिलेक्शन एग्जाम में करवा सके। क्लियर? चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये बात हम आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब यदि ये क्लियर हो गया तो यहाँ पे ये जो डाउट थे, ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर कुछ आगे की चीज़ों की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एज, फिर हम लोगों ने पढ़ा सो एज, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या है कि प्रोवर्ब वगैरह में, कहावत वगैरह में सो एज का यूज भी होता है, सो एज का यूज भी होता है। और इस सो एज को तो छोड़ दीजिए, इसको तो हम लोग पढ़ते ही हैं। इस एज सो का यूज भी होता है, एज सो का यूज भी होता है। कहाँ पे? तो सिर्फ प्रोवर्ब्स में। कहाँ पे? प्रोवर्ब्स में, कहावतों में, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा है एज यू सो, एज यू सो, एज यू सो, सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये देखिए एज के साथ क्या आ गया? सो। एज के साथ क्या आ गया? सो आ गया। अब ये देख पा रहे हैं आप, एज के साथ सो का यूज भी हो गया। तो इन सारे कन्फ्यूजन को हम लोगों ने, सो और एज के जितने भी कन्फ्यूजन थे, इन सारे कन्फ्यूजन को हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, ठीक है। क्लियर है? आशा करते हैं यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आइए इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं। अगला देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है कि अब हम लोग सो के साथ दैट का यूज भी करते हैं। सो के साथ एज का यूज करना तो सीख गए। कब कर रहे थे भाई? तो कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे थे।
एज के साथ एज का यूज हम लोगों ने सीखा, ये देखिए ना, हम आपको दिखा रहे हैं फिर से। एज के साथ एज का यूज हम लोगों ने करना सीखा कब? इसका यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो इसका यूज करेंगे, सेंटेंस नेगेटिव हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज हम लोग कब करते थे? तब जब सेंटेंस केवल और केवल नेगेटिव हो, अर्थात सेंटेंस पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज का यूज हम लोग नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि एज के साथ सो का यूज करते हैं प्रोवर्ब्स में, ठीक है, कहावतों में इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग यूज़ कर रहे थे ही इज़ एज टॉल एज हिज फादर, वो उतना ही लंबा है जितना कि उसके पिताजी, या ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज फादर, ठीक है, या ही इज़ नॉट सो टॉल एज हिज फादर। बात समझ में आ रही है? तो अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा था, किसी लड़के का उसके या किसी लड़के की हाइट का उसके पिताजी के हाइट से, लंबाई से कंपैरिजन हम लोग कर रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग। देखिए आगे की कहानी क्या है, इसको हम लोग समझना शुरू करें। तो अब हम लोगों को सीखना है कि सो के साथ एज का यूज़ करना तो हम लोग सीख गए, इस सो के साथ दैट का यूज़ भी होता है, सो के साथ दैट का यूज़ भी होता है। सिमिलरली ये जो सच है, इस सच के साथ हम लोग एज का यूज़ भी करते हैं और इसी सच के साथ हम लोग दैट का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और कुछ इसी प्रकार से द सेम के साथ, सेम के पहले हम लोग यूज़ करते हैं आर्टिकल द को, सेम के पहले यूज़ करते हैं आर्टिकल द सेम के साथ एज का यूज़ भी होता है और इसी द सेम के साथ, इसी द सेम के साथ दैट का यूज़ भी होता है। तो अब हम में से कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या हो रहा है सर, एज का भी यूज़ कर ले रहे हैं, मतलब सेकेंड पार्ट में कई बार एज का यूज़ कर ले रहे हैं, कई वर्ड्स के साथ एज का यूज़ कर रहे हैं और सेकेंड पार्ट में दैट का यूज़ भी कई वर्ड्स के साथ हो रहा है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि सेकेंड पार्ट यदि एज हो या दैट हो तो उसके साथ उसका लेफ्ट वाला कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे? द सेम का यूज़ करें, सच का यूज़ करें, सो का यूज़ करें, एज का यूज़ करें, किसका यूज़ करें भाई? यही तो कन्फ्यूज़न है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्यों है भाई? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को ठीक तरीके से नहीं मिलता। तो आइए अब हम आपको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। तो आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको रटना सिर्फ इतना ही होता है, याद सिर्फ इतना ही रखना होता है कि इसके साथ इसका राइट पार्टनर ही आता है। जैसे सच के साथ एज भी आता है, दैट भी आता है। अब कब किसका यूज़ करते हैं, सच के साथ कब एज का यूज़ करेंगे, सच के साथ कब दैट का यूज़ करेंगे, इन पे हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करना शुरू करेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दें। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया कि ये जो एज है, ये जो सेकेंड पार्ट एज है, इसका यूज़ हम लोग कब कर रहे थे? तो इसका यूज़ हम लोग कर रहे थे कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए, तुलना को दिखाने के लिए, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, या किसी भी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच कंपैरिजन को करने के लिए, तुलना को करने के लिए, ठीक है। तो यदि कंपैरिजन एक्सप्रेस करना हो तो सो के साथ एज, और कंपैरिजन एक्सप्रेस करना हो तभी सच के साथ एज, कंपैरिजन एक्सप्रेस करना हो तभी द सेम के साथ एज, ठीक है। अभी ये मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद और इसको डिटेल में हम लेकर चलेंगे आपके पास। अब देखिए सो के साथ दैट का यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो सो के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते हैं किसी चीज़ के रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ समथिंग, टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब देखिए सच के साथ हम लोग दैट का यूज़ कब करते हैं? तो सच के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सरप्राइज, टू एक्सप्रेस सरप्राइज। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम लिखने का प्रयास करें ताकि आप में से किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। सच के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते हैं सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, किसको? सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, या इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के इंटेंसिटी को दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सच के साथ दैट, ठीक है। फिर अगली बात यहाँ पे द सेम के साथ एज का यूज़ करते हैं हम लोग कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए। द सेम के साथ दैट का यूज़ हम लोग करते हैं एग्जैक्टली सेम होने का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए, एग्जैक्टली सेम होने का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए। ये सब मोटे तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। इनकी थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर के बाद, वन बाय वन। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, सो के साथ दैट का यूज़ कब करते हैं, कैसे रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम सब लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं ताकि हम अपना एसएससी में सिलेक्शन करवा सकें। बात समझ में आई?
तो एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जितने बच्चे चाहते हैं कि उनका एसएससी में, रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाए, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन कराने के लिए बच्चे जी जान लगा के मेहनत करते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करेंगे सो के साथ दैट। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे गेट सिलेक्शन इन आर एसएससी एग्ज़ाम। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखने के लिए हम पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड सो दैट वी में get selected in SSC। चलिए सेंटेंस को यहीं तक रखते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए, सो के साथ हमने क्या यूज़ किया? दैट का यूज़ किया। क्या दिखा रहा है ये सेंटेंस? क्या दिखा रहा है? वी वर्क हार्ड, हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि वी मे गेट सेलेक्टेड इन एसएससी, ताकि हम लोग एसएससी में सेलेक्टेड हो जाएं। अब आप में से कुछ बच्चों को यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर गेट के बाद 2 सेलेक्ट होना चाहिए। हम आपको बताते चले, गेट के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो उसको हम लोग रखते हैं थर्ड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक हम आपसे आशा करते हैं कि अब आपका जो कन्फ्यूजन था सो एज और सो दैट में, ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम इस ऊपर वाले सेक्शन को क्लीन करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम इन सब को क्लीन करते चले। यहाँ पे अब हम लोगों को सीखना है सच के साथ एज, सच के साथ दैट। तो सच के साथ एज का यूज करते हैं हम लोग क्या दिखाने के लिए? कंपैरिजन को दिखाने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि रसिया का यूक्रेन का भी वॉर हो रहा है, या इसके पहले कई मूवी आपने देखा जिसमें कई टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से और इंडिया में आके अलग अलग जगहों पे बॉम्ब प्लांट करते हैं, वहाँ पे सीरियल ब्लास्ट करवाते हैं। ठीक है, या ऐसे किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो उनको ट्रेन कैसे किया जाता है? उनको एक मैप दिया जाता है, ऐसे मैप दिखा जाता है। देखो भाई, ये है इंडिया का मैप। इस इंडिया के मैप में देखो, ये इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। अब इंडिया के कैपिटल में जाओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कैनॉट प्लेस। और कैनॉट प्लेस क्या है भाई? तो ये एक भीड़ से भरा हुआ, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो तुमको जाना है और उस जगह को वहाँ पे फाइंड करना है, जिस जगह पे, जिस टर्निंग पे, जिस कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा लोग क्रॉस करते हैं, उस टाइम को तुमको पहले रीड करना है। कई बार वहाँ तुम जाना और देखना कि वो कौन सा सेक्शन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग उस जगह से गुजरते हैं, और वो टाइम नोट करना, वो दिन नोट करना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग किसी दिन ले जाके वहाँ पे कोई एक बड़ा सा बढ़िया सा बॉम्ब प्लांट कर देना। इसी तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती होगी। ठीक है, अब हम टेररिस्ट हैं नहीं कि हमको ट्रेनिंग मिली है तो एग्जैक्टली हम आपको बता सकें। ठीक है, अब ज़रा देखिए, वो टेररिस्ट जब चलता है पाकिस्तान से किसी प्रकार से इंडिया में एंटर करता है, कहीं से किसी भी सोर्स का यूज़ करके इंडिया में जब वो एंटर करता है तो सबसे पहले वो दिल्ली को ढूंढता है और घूमते घूमते दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली आता है तो फिर उस मैप को निकालता है। ठीक है, या वो मैप वगैरह का यूज़ करता है। ठीक है, या वॉर वगैरह में, युद्ध वगैरह में इस तरीके के मैप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि इस कंट्री का पावर प्लांट कहाँ पे है, तो भाई यहाँ पे है। सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। आर्सेनल कहाँ रखे जाते हैं इसके, तो यहाँ पे रखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस पर अटैक करना होता है उनको। ठीक है, बात समझिए। तो जो मिसाइल को लॉन्च करता है या जो बॉम्ब को गिराता है, वो उन मैप का यूज़ करता है कि यहाँ पे मैं ऐसे बम गिराऊंगा तो उस सेंटर को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ज़रा सोचिए, यदि वो मैप देख के आता है, कोई भी मान लीजिए कि पाकिस्तान का आतंकवादी ही अपने इंडिया में आता है, और जब वो मैप देख कर आता है, मैप का यूज़ करके आता है, जहाँ पे उसको वो दिया गया होता है, उसका जो क्या बताएं लक्ष्य जो उसको दिया गया होता है, टारगेट एम जो उसको दिया गया होता है कि इस जगह पे तुमको बॉम्ब प्लांट करना है, तो वो अपने मैप के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, और यदि उसको मैप में वैसा सेम चीज़ दिखे ना दिखे, उससे वो कंपैरिजन करता है कि मैप में ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे तो फिगर इसका चेंज है, यहाँ पे वो जगह मिल ही नहीं रहा है या मिल भी रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमको बॉम्ब प्लांट करना है। तो इस प्रकार से वो मैप वाले चीज़ का कंपैरिजन प्रैक्टिकल वाले चीज़ों से करता है। ठीक है, तो चूंकि वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सच के साथ एज। जैसे एक एग्जांपल, ही कैन नॉट फाइंड, या चलिए हम पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों।
he failed to find such a place as as he has seen in the map, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सच के साथ क्या लगा हुआ है, एज, ठीक है। तो वो फेल्ड टू फाइंड हो या ही फाउंड हम कर दें यहाँ पे तो भी सच के साथ क्या रहेगा, एज रहेगा। क्यों? क्योंकि मैप वाले प्लेस का या मैप में जो भी उसने देखा था वो उस प्रकार के प्लेस को रियल ग्राउंड पे ढूंढ रहा है, ठीक है। तो मैप वाले का कंपैरिजन रियल वाले से हो रहा है, कंपैरिजन एक्सप्रेस किया जा रहा है, सिमिलरिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे सच के साथ एज। बात समझ में आई। अब सच के साथ दैट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो सच के साथ दैट का यूज़ करते हैं हम लोग सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए या इंटेंसिटी ऑफ एनी वर्क, एनीथिंग को दिखाने के लिए। जैसे अब उसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते चले, देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि आपने, हम लोगों का ये ऑफलाइन क्लास चल रहा हो, ठीक है, तो हम क्लासरूम में आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हूँ, तो हम कुछ आपको यहाँ पे समझाए और समझाने के बाद हमने आप सबों से पूछा, भाई बताइए आप में से किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूज़न होता ही है बच्चों को, तो जिसको कन्फ्यूज़न होगा या तो वो ऐसे हैंड रेज करेगा, ठीक है, या कुछ पोलाइट वर्ड बोलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उसी में से कोई बच्चा, कभी कभी इस तरीके के कुछ लोग मिलते हैं, तो कोई बच्चा एकदम से अचानक से उठा, सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अब जरा सोचिए, उस स्टूडेंट के आवाज़ को सुन के, उसके तरीके को सुन के पूरा क्लास एकदम सरप्राइज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे सच के साथ दैट। या मान लीजिए हम लोग कभी कोई गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी चला रहे हों, ठीक है, और अचानक से कोई सामने आ जाए और अपनी जो गाड़ी है या साइकिल है जो भी आपके पास है वो इतना तेज़ हो कि हम लोग अचानक से उस व्यक्ति के बीच में आने के बाद ब्रेक लगा कर भी उस गाड़ी को रोक नहीं पाते हैं और हम लोग जाके उसको धक्का मार देते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार किसी गाड़ी वाले का आप हॉर्न सुनिएगा कि वो इतना तेज़ होता है कि जैसे ही आप गाड़ी में होते हैं, साइकिल से हो, पैदल हो, चाहे जैसे भी हो, पीछे वाले गाड़ी का हॉर्न जैसे ही वो बजता है, आप, हम या जो भी वहाँ की पब्लिक होती है, ना चाहते हुए भी पीछे से मुड़ के देखते हैं, भाई कौन है, अच्छा यही है, ठीक है। जैसे सड़कों पे कभी कभी हॉर्न में देखते हैं कोई बच्चे के रोने की आवाज़ लगा लेता है, कोई मोटरसाइकिल में ट्रक वाला हॉर्न लगा लेता है, या इस प्रकार का कुछ भी आपको देखने को, सुनने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, या तो गाड़ी तेज़ है तो उसके स्पीड के इंटेंसिटी को बता रहे हैं, आवाज़ है तो आवाज़ के इंटेंसिटी को बता रहे हैं, या सरप्राइज को बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सच के साथ दैट। जैसे माई कार was in such a speed as I failed to stop it, कि मैं इसको रोक नहीं सका। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सच, और ज़रा सेंटेंस को पढ़ के देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, गाड़ी के स्पीड के इंटेंसिटी को बताया जा रहा है, इतना तेज़ था कि हम रोक नहीं सके। तो इंटेंसिटी को दिखाना हो या सरप्राइज को एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सच के साथ यूज़ करते हैं दैट का। किसका यूज़ करते हैं, सच के साथ दैट का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब तक हम लोगों ने अभी यहाँ पे एज का यूज़ सीखा, सो एज का यूज़ सीखा, सो दैट का यूज़ सीखा, सच दैट का यूज़ सीखा, सच एज का यूज़ सीखा। अब बचा क्या है, तो बचा है द सेम वाला। अब आइए हम लोग यहाँ पे सीखना शुरू करें। द सेम के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो द सेम के साथ हम लोग यूज़ करते हैं एज का, कब, कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए, और द सेम के साथ हम लोग यूज़ करते हैं दैट का। इस दैट का यूज़ हम लोग द सेम के साथ कब करते हैं, एग्जैक्टली सेम होने का सेंस एक्सप्रेस करने के लिए। अब आइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आपको समझाते चलें। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेन है, ये क्या है, एक पेन है, ठीक है, और ये पेन हमने कल रात में ख़रीदा था, ठीक है। मान लीजिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में हैं, ऑफलाइन क्लास में हम लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये एक पेन है और इसको हमने कल रात में ख़रीदा था, ठीक है। हमने सोचा कि इसको मैं कल सुबह कोचिंग में जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा,
ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मैं इसको लाना भूल गया और आज हम जैसे ही आए वैसे ही देखा हमने कि ये हूबहू पेन ये जैसा है, जिस कंपनी का है, जिस कलर का है, सेम एग्जैक्टली सेम पेन आपके पास है। अब उसको देख के हमें याद आएगा अपने पेन का, अरे हमने भी ऐसा ही पेन खरीदा था। ठीक है, इस तरीके की बातें हम लोगों के साथ होती हैं। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये पेन कैसा है? बिल्कुल सेम, ये वैसा ही आपके हाथ में पेन है जैसा कि हमने कल रात में खरीदा था। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ये पेन और वो पेन दोनों सेम तो है, लेकिन दोनों अलग अलग पेन है या एक ही है? दोनों अलग अलग पेन है, मेरी वाली पेन अलग, आपकी वाली पेन अलग। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो द सेम के साथ हम लोग एज का यूज़ करते हैं, द सेम के साथ जो हम लोग एज का यूज़ करते हैं, इसमें चीज़ें कितनी होती है? 2 की संख्या में होती है। कितनी होती है? ये 2 की संख्या में होती है, 2 होती है। और द सेम के साथ जब दैट का यूज़ करते हैं तो चीज़ें एक ही होती है, 1 होती है। कितनी होती है? इस केस में चीज़ें कितनी होती है? 1 होती है, सिंगल। और हूबहू वही नहीं होती बल्कि वही होता है। हूबहू वैसा नहीं बल्कि वही होता है। जैसे मान लीजिए कि कल रात में हम कहीं सफ़र कर रहे थे और हमको ट्रेन में कोई लड़की मिली, ठीक है, और आज क्लास में आके वही लड़की यहाँ बैठी हुई हो, तो हम उस लड़की को देख के कह सकते हैं कि ये वही लड़की है जो कल रात मुझे ट्रेन में दिखाई पड़ी थी। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, तो कल रात में जो लड़की ट्रेन में मुझे दिखाई पड़ी थी और क्लास में जो लड़की बैठी हुई है, ये दोनों लड़के दिखने में सेम नहीं बल्कि वो लड़की और ये लड़की दोनों एक ही लड़की। बात समझ में आई? जैसे हम आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन कम्युनिटी पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए कहीं किसी क्लास में या कहीं आते जाते आप हमसे मिल लिए, तो आप हमको देख के पहचान सकते हैं ये वही सर हैं जो कंपटीशन कम्युनिटी पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ये वही सर है, मतलब आपने जिसको यूट्यूब पे देखा था वो और आप जिसको फिजिकली देख रहे हैं वो दोनों इंसान एक ही हैं, न कि अलग अलग है। चेहरा मिलता जुलता नहीं है, दोनों एक ही इंसान है। बात समझ में आई? तो ऐसा सेंस एक्सप्रेस करना होगा, एक ही वाला सेंस एक्सप्रेस करना होगा, तो हम लोग द सेम के साथ यूज़ करेंगे दैट का। और यदि दोनों मिलता जुलता होगा या सेम हो बट चीज़ें 2 हो, व्यक्ति या वस्तु जो भी हो वो 2 की संख्या में हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे द सेम के साथ एज। क्लियर? आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द सेम पेन, this is the same pen as I bought yesterday। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा एक एग्जांपल हम आपके सामने यहीं पे लिख रहे हैं। दिस इज द सेम गर्ल as I met in the train in train yesterday। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? दोनों सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखिए द सेम है, यहाँ भी देखिए द सेम है, यहाँ देखिए द सेम के बाद एज लगा हुआ है, यहाँ भी द सेम के बाद एज लगा हुआ है। अब द सेम के साथ हम एज का यूज़ करें या दैट का यूज़ करें, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आपको सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे समझना होगा और पढ़ के समझ के यहाँ पे ये क्लियर करना होगा कि कंपैरिजन किया जा रहा है या एग्जैक्टली सेम का यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए सेकंड वाले सेंटेंस में जो लड़की ट्रेन में मिली थी वही लड़की आज सामने है, तो दोनों एक ही है, इसलिए ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग द सेम के साथ एज का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट का। ठीक है, तो अब हम आपसे आशा करते हैं कि अब आपका ये जितना भी एज था, सो एज था, सच एज था, सच दैट था, द सेम एज था, द सेम दैट था, ये सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अब इन्हीं के साथ हम आपको लेकर चलते हैं स्लाइड में और यहाँ पे आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे आई वेंट टू स्लीप लास्ट नाइट ऑलमोस्ट एज सुन एज माई हेड हिट द पिलो। अब यहाँ पे देखिए एज सुन एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही, जैसे ही। आई वेंट टू स्लीप लास्ट नाइट मतलब पिछली रात जब हम सोने गए तभी माई हेड में मतलब मेरे सिर में जो तकिया था वो लगा। ठीक है, तो एज सुन एज का यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब किसका यूज होगा? एज क्विकली एज।
ऑलमोस्ट एज क्विकली एज, तो इसका यूज होगा नहीं, इसका यूज होगा नहीं क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज होता नहीं है। एक ही ऑप्शन है अपने पास, एज क्विकली एज। ठीक है, जैसे ही मैं तकिया के पास गया मेरे सिर में चोट लगा। नेक्स्ट, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज ऑल्सो। अब यहाँ देखिए एज वेल एज के साथ ऑल्सो लगाने की कोई ज़रूरत है क्या? ये ऑल्सो क्या? सुपरफ्लुअस, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस, जो आज ही के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम लोग को क्या करना है? ऑल्सो को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। रिलेटेड ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, रिलेटेड ऑप्शन को आप ढूंढ लीजिए। रिलेटेड ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आइए, एवरी पार्टिसिपेंट गिव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सो के साथ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना होगा कि हमें सो का यूज़ करना है, सच का यूज़ करना है, द सेम का यूज़ करना है। ठीक है, यदि दैट रखना है तो, या यदि सो रखना है तो यहाँ पे चेक करना होगा एज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर सो वहाँ पे रखना होगा तो यहाँ पे एज भी आ सकता है, यहाँ पे दैट भी आ सकता है, इसको हम लोगों को चेक करना होगा। एवरी पार्टिसिपेंट गिव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्रत्येक पार्टिसिपेंट जो था इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया दैट इट बिकेम डिफिकल्ट टू चूज द विनर, कि विनर को चूज़ करना मुश्किल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कैंडिडेट्स का, पार्टिसिपेंट का जो परफॉर्मेंस है, उसको यहाँ पे इंटेंसिफाई किया जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके इंटेंसिटी को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सो की जगह यूज़ करेंगे सच का। किसका यूज़ करेंगे? सो की जगह सच का, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है? सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सो की जगह सच का। किसका यूज़ करेंगे? सच। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलते। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज। अब देखिए ये नेवर लग गया, इधर नेवर लग गया, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सो के साथ एज का यूज़ करेंगे। आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन लास्ट। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन को, द सेम के साथ है, द सेम एज, यहाँ किसी कंपैरिजन की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए एक बार फिर से सेंटेंस को हम लोग पढ़ के समझ लें। अगला हमारा ऑप्शन था सच के साथ है, पहला था सेम के साथ है, दूसरा था सच के साथ है, और तीसरा चौथा है एज के साथ एज। ठीक है, आइए तो सबसे पहले यहाँ पे नेवर लग गया तो एज के साथ एज का यहाँ पे यूज होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले कैंसिल हो गया। आइए सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ के हम लोग समझते चले। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस, मतलब मैं आशा करता हूँ कि अब ऐसा दोबारा एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलेगा, अनुभव नहीं मिलेगा, जैसा कि आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी, जैसा कि साइक्लोन फैनी के समय में हमको पूरी में हुआ था। तो साइक्लोन जब फैनी आई थी या आया था, उस टाइम में मुझे जैसा वहाँ पे अनुभव हुआ पूरी में, वैसा अनुभव हमें लगता है कि दोबारा ज़िंदगी में नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये कोई विशेष टाइप का है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जैसे अभी यूक्रेन से जो भारत आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्टडी करने गए थे, MBBS का पढ़ाई, मेडिकल का, ठीक है, तो उन लोगों को अब इस तरीके का जो एक्सपीरियंस है बॉम्बार्डिंग का, ऐसा आपको फिर दोबारा जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वहाँ पे बॉम्बार्डिंग की जो इंटेंसिटी है, उसका जो भयावह है, उसके जो टेरिबल इफ़ेक्ट हैं, उसकी जो इंटेंसिटी उसको हाईलाइट किया जा रहा है। इंटेंसिटी को हाईलाइट किया जा रहा है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमें यूज़ करना चाहिए था सच के साथ दैट, लेकिन सच के साथ दैट नहीं है, तो अब उसका कंपैरिजन कर ले कि पूरी वाले का कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं कर सकते। अब कंपैरिजन दिखाना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे सच के साथ एज का। ठीक है, सच के साथ एज का, न कि सो के साथ एज का। क्लियर है, बात समझ में आई? चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नो अदर मैन इन द सिटी इज़ एज रिच एज। शहर में कोई भी दूसरा व्यक्ति उतना अमीर नहीं है जितना कि वह है। ठीक है, तो चूंकि सेंटेंस है यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, अब यहाँ पे हम एज का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम सो का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, एज रिच देन नहीं होगा, एज रिच एज या सो रिच एज, यही दोनों में से कोई एक होगा। चलिए देख ले जरा, मोर रिचर देन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडजेक्टिव में हमने आपको पढ़ाया था ऑल, एनी या नो के साथ हम लोग अदर का यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस लिखा गया हो कॉम्पैरेटिव डिग्री में, बट वो सेंस एक्सप्रेस करता है सुपरलेटिव का। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए हम लोगों को ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मोर रिचर देन। अब रीच का रीचर होता है और रिचेस्ट होता है, इसके पहले मोर का यूज़ हम लोग नहीं करते, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया।
यदि यहाँ पे मोर नहीं होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब आ जाइए इसके अलावा एज रिच एज, ये हो सकता है। यहाँ देखिए सो मच रिच एज, उतना ज़्यादा अमीर। अब ये देखिए रिच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, तो एडजेक्टिव में हमने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री को हाईलाइट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए उसके पहले हम लोग यूज़ करते हैं वेरी का। कॉम्पैरेटिव डिग्री को हाईलाइट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए उसके पहले यूज़ करते हैं मच का। तो पॉजिटिव डिग्री के पहले ये मच लगा, ये कैंसिल हो गया, गलत हो गया, ये ऑलरेडी गलत है। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज ऑफ यू आर हियर विथ मी, ठीक है, एज ऑफ यू आर हियर विथ मी, हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक तुम मेरे साथ हो, हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू, तो तब तक कौन टेंशन लेता है, कौन फिक्र करता है किसी भी इशू के परिणाम का, कि कोई भी बात विवाद हो जाए उसके परिणाम का। ठीक है, जैसे हम में से ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसके मन में एक आशा होती है कि हम कुछ भी सही करें गलत करें, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे पापा हैं। मतलब बचपन में पापा क्या होते हैं, हम सबों के हीरो होते हैं। ठीक है, शक्तिमान टाइप से, कुछ भी करेंगे पापा हमारे बचा लेंगे, मम्मी हमारी बचा लेंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब तक का सेंस है, जब तक है जान तब तक रहेगा शान। ठीक है, तो सो लॉन्ग यहाँ पे आएगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि एज ऑफ से जब तक वाला सेंस एक्सप्रेस नहीं होता है। जब तक के सेंस को एक ही वर्ड यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मीनिंग होता है जब तक, एज लॉन्ग एज का मीनिंग होता है जब तक। ठीक है, और कभी कभी देखिएगा यहाँ पे सो लॉन्ग एज लिखा हुआ मिलता है। सो लॉन्ग एज का मतलब होता है इफ़, यदि, अगर। तो इस नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर हियर, हरे जब तक वो लोग यहाँ पे हैं, तो जब तक हैं मतलब फिर से क्या आएगा, एज लॉन्ग एज आना चाहिए था। तो एज लॉन्ग एज है क्या, एज लॉन्ग एज क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए केयर करने की बात की जा रही है। एज मेनी एज आई केयर फॉर हर, जितना ज़्यादा हम उसका ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, अब ये वही बात है जो आपने गाना सुना था, केयर करता केयर नहीं करता। तो उसमें लड़का क्या करता है, लड़की के पीछे चेयर लगाता है वगैरह वगैरह, 100 तरीके की बातें करता है। इससे ज़्यादा कितनी मैं और किसी की खैर करूं, केयर करूं। ठीक है, तो यहाँ पे केयर करना क्या है, तो ये है एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन का काम भी करता है। अनकाउंटेबल नाउन का जब ये काम करता है तो अनकाउंटेबल के लिए हम लोग मेनी का यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं मैच का। किसका यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा एज मच एज। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा एज मच एज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। सो मच एज यू आर देयर क्लास टीचर, देयर क्लास टीचर। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द, जब तक आप उन लोगों के क्लास टीचर हैं। फिर आ गई बात जब तक, जब तक के लिए क्या यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज। क्या यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज। क्या यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सी वॉन्डर्ड इफ द चिल्ड्रेन वर एज लोनली एज। यहाँ देखिए इफ़ का यूज़ किया गया, सी वॉन्डर्ड। अब देखिए ये वॉन्डर क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो आश्चर्य को बताने के लिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि यूज़ करते हैं हम लोग वेदर का। किसका यूज़ करते हैं, वेदर का। तो यहाँ इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे हम, इफ़ की जगह क्या यूज़ करेंगे, वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। दिस इज द सेम डॉग वॉज रनिंग ऑन द रोड। ये वही डॉग है जो सड़क पे दौड़ रहा था। मतलब जो सड़क पे दौड़ रहा था डॉग, वो डॉग और जिस डॉग की यहाँ पे चर्चा की जा रही है वो डॉग, दोनों एक ही अलग अलग है। एक ही है तो क्या यूज़ करेंगे, एक ही है तो हम लोग द सेम के साथ क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दैट का। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सून एज ही सॉ द पुलिसमैन, जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा, ही रैन अवे। एज सून एज, या तो हम लोग यहाँ पे एज सून एज का यूज़ कर लें, या ऐसे किसी भी रिलेवेंट वर्ड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका पहले वाले का आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड वाले में ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी विच। अब यहाँ देखिए ही टोल्ड विच ही टोल्ड यू यस्टरडे, मतलब उसने मुझसे वही स्टोरी, ठीक वही कहानी बताया जो उसने तुमसे कल बताया था, एक दिन पहले बताया था। स्टोरी कैसी है, एग्जैक्टली सेम। स्टोरी में कहीं कोई चेंज नहीं है। एग्जैक्टली सेम का सेंस एक्सप्रेस करना हो तो द सेम के साथ दैट, यहाँ द सेम के साथ विच की जगह दैट, तो विच को कन्वर्ट कर लेंगे दैट में। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। एज पुअर एज दे आर, एज पुअर एज दे आर दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट वॉट एवर ही हैड, वॉट एवर ही हैड या वॉट एवर ही हैज़ यहाँ पे। अब यहाँ देखिए सेंटेंस है प्रेजेंट में, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे वॉट एवर ही हैज़।
मतलब जितना गरीब वो हैं, वो लोग इतने गरीब हैं, इसके बावजूद जो कुछ भी उनके पास है उसको डोनेट करने में, किसके लिए, फॉर एनी नोबल कॉज, किसी अच्छे कारण के लिए, किसी की भलाई के लिए दान करने में उससे वो इनकार नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे डोनेट वॉट एवर ही हैज़, वॉट एवर ही, अच्छा ही का यूज़ नहीं करेंगे, दे का, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है दे, वॉट एवर दे हैव, वॉट एवर दे हैव। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आइए अनलेस और अनटिल, इसको हम लोग समझते चले अनलेस और अनटिल क्या है। अनलेस और अनटिल ये टाइम के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ कंडीशन बताता है, ये टाइम के रेफरेंस को बताता है, ये कंडीशन के रेफरेंस को बताता है। दोनों ही टाइम और कंडीशन इंडिकेटिंग वर्ड है। ठीक है, बात समझ में आई। और दोनों ही कैसे वर्ड होते हैं, तो दोनों ही होते हैं नेगेटिव वर्ड। कैसे होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। अब इनका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखिए ये अनटिल हो या अनलेस हो, अनटिल हो या अनलेस हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो भी सेंटेंस यूज किया जाएगा इसमें हम लोग सेल विल का यूज़ नहीं करते, इसमें हम लोग सेल विल का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यदि सेल विल का यूज़ किया गया होगा तो सेल विल के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई होगी तो सेल विल को हटा के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है। और जिस किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में अनटिल या अनलेस लगा हुआ हो, जिस किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में अनलेस या अनटिल लगा हुआ हो, उसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इसके साथ जिस किसी भी सेंटेंस में ये लगा हुआ हो, उस सेंटेंस में, उस क्लॉज में यदि आप नो, नॉट, नेवर या ऐसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो डबल नेगेटिव का इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, डबल नेगेटिव का एरर क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसके साथ हम लोग ऐसा नहीं करते। तो आइए अब चलते हम लोग सीधा आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए CHSL 2020 में पूछा गया है, अनटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक। अब until I was still a little weak I decided to walk home from the metro station। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हालांकि मैं अभी भी थोड़ा बहुत कमज़ोर था, ठीक है, फिर भी I decided to walk home from the metro station, थोड़ा बहुत वीक था, इसके बावजूद हमने डिसाइड किया कि मेट्रो स्टेशन से घर हम पैदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनटिल जब तक की हो गया अनटिल। ठीक है, तो अनटिल का यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अनटिल को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें। आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, मैं अभी भी थोड़ा कमज़ोर था। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर भी इसका ऐसा सेंस है, यहाँ पे अनटिल की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अनटिल हो गया सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी। अगले क्वेश्चन में चले, आई कैन नॉट हेल्प यू इफ़ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। मैं तब तक आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप मुझसे अपनी समस्या नहीं बताएंगे। इसके कहने का मतलब ये है, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इफ़ यू टेल मी, इफ़ यू डोंट टेल मी ना, इफ़ यू डोंट टेल मी, या जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, अनलेस यू डोंट टेल मी। देखिए अनलेस है, अनलेस के साथ यहाँ डोंट लग गया, तो हमने आपको क्या बताया, अनलेस के साथ डोंट का यूज़ नहीं होगा। अब ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा नहीं, अनलेस यू टेल, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये कंडीशन बता रहा है, जब तक आप अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, एक और क्वेश्चन है नीचे, चलिए इसको भी देख लें हम लोग, नीचे वाले को भी। नीचे वाला है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ अनलेस इट विल बी टू लेट। हम लोगों को तुरंत निकलना चाहिए, अन्यथा हम लोगों को क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में बातें की जा रही है, किसके रेफरेंस में, यहाँ पे बात की जा रही है टाइम के रेफरेंस में। तो टाइम के रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अनटिल। तो यहाँ पे अनलेस को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अनटिल से। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वी विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। अनलेस यू डोंट ट्राई नहीं, अनलेस यू ट्राई ऐसा होगा आंसर, अनलेस यू ट्राई। आप देख लीजिए, अनलेस या अनटिल यू ट्राई ऐसा करके है कहीं, यू आर नॉट ट्राइंग, यू डोंट ट्राई, अनटिल के साथ डोंट लगेगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। अनलेस यू ट्राई ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये अनलेस है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, ये देखिए अनटिल है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, ये देखिए ये अनटिल है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, तीन ऑप्शन निकल गए, बचा ऑप्शन नंबर बी। तो वही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप एग्जाम में पास नहीं करेंगे। सेंटेंस सही है, आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट, अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। यहाँ पे आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, इसको हम लोग डिस्कस कर ले। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट डिमोलिश, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अनलेस लगा हुआ है तो यहाँ पे डज नॉट का यूज़ नहीं होगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसी है, सिंगुलर है, तो हम लोग यहाँ पे डज नॉट डिमोलिश का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डिमोलिश में लगा देंगे इज। अनलेस द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिमोलिसेस, डिमोलिसेस, अब देखिए डिमोलिसेस, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आगे बढ़े यहाँ से हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अब आशा करते हैं कि आप अनलेस और अनटिल पे बेस्ड क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हम लेकर चलते हैं आपको नए कॉन्सेप्ट में, बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब होता है उस समय तक। और याद कीजिए, हमने आपको जब फ्यूचर पढ़ाया था तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में कभी कभी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। और यदि फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड का यूज़ किया गया हो तो वहाँ पे हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करते, न फ्रॉम का यूज़ करते हैं, न सिंस का, न फॉर का, न फ्रॉम का यूज़ करते हैं, बल्कि वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बाय और बिफोर का, बाय और बिफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग देखें क्या कुछ क्वेश्चन है ये, और क्या इसमें कहा गया है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। लेट अस हरी, आइए हम लोग जल्दबाजी में काम करें। और एल्स द बस, अन्यथा हमारी जो बस है वो क्या हो जाएगी, विल बी लीविंग, बस छूट रही होगी, द स्टॉप बाय द टाइम वी रीच देयर, जब तक हम लोग बस स्टॉप पे जाएंगे तब तक हम लोगों की बस क्या हो रही होगी, छूट रही होगी। छूट रही होगी या छूट जाएगी, छूट जाएगी। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम मिला। तो सेंटेंस को यदि फ्यूचर से बिलोंग करता है तो कहाँ रखना है, इसको फ्यूचर परफेक्ट में रखना है। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट। ठीक है, विल हैव लेफ्ट। नेक्स्ट, यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ और नई चीज़ों को हम लोग सीखें। आइए देखिए ये नया कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों के पास, लाइक और एज। लाइक क्या होता है, तो लाइक होता है प्रीपोजिशन। लाइक क्या होता है, लाइक होता है प्रीपोजिशन। लाइक क्या होता है, तो लाइक होता है प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है और ये एज क्या है, तो एज है आपका कंजक्शन। एज क्या है, तो एज होता है कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन होता है। और इसके रिगार्डिंग हमने आपको कंजक्शन के पार्ट 1 में ही बताया था, प्रीपोजिशन और कंजक्शन ये दोनों जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन शब्दों को जोड़ता है, कंजक्शन सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आइए इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज़ हम लोग करते हैं यहाँ पे। लेट अस ऑल वर्क टुगेदर, आओ हम सब लोग मिलके एक साथ काम करें। एज और लाइक यहाँ देखिए दोनों लिखा हुआ है। होमोजेनस ग्रुप मतलब एक समान ग्रुप के तरीके से हम लोग काम करें। तो किस तरीके से, समान ग्रुप के तरीके से। अब ये देखिए, तो ये जो टुगेदरनेस है, ऑल वर्क टुगेदर, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको किससे जोड़ा जा रहा है, होमोजेनस ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। अब होमोजेनस ग्रुप क्या है, एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड है, वर्ड को कनेक्ट किया जा रहा है, वर्ड को कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एज का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, एज को रिमूव कर देंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर इसके ग्रुप के आगे सो दैट भी तो लगा हुआ। भाई सो दैट के बाद इधर एक अलग सेंटेंस या क्लॉज आ गया, ये क्लॉज अलग है। बात समझ में आई। इस लाइक का यूज़ किया गया होमोजेनस ग्रुप को इस वर्ड को जोड़ने के लिए, न कि सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी, आप ये मत सोचिए कि आप मुझे धोखा दे सकते हैं। लाइक यू डिड टू माई ब्रदर, जैसा कि आपने मेरे भाई के साथ किया था। मतलब जैसे आपने हमारे भाई को धोखा दिया था, आप ऐसा मत समझिए कि भाई को धोखा दे दिए तो मुझे भी धोखा दे देंगे। अब देखिए ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को जोड़ना है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंजक्शन एज का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, न कि लाइक का यूज़ करेंगे। अब देखिए सपोजिंग, सपोजिंग क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आइए हम लोग इसको समझना शुरू करें। देखिए अब आपको यहाँ पे सपोज या सपोजिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो सपोज या सपोजिंग देखने को मिलेगा। अब सपोज का मीनिंग क्या होता है भाई, तो ये कल्पना को, इमेजिनेशन को दिखाता है। सपोज या सपोजिंग आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सपोज या सपोजिंग इन दोनों में से कोई भी मिले। इसका एरर कैसे पूछा जाता है, तो इसके साथ में अटैच करके इफ़ लिखा हुआ मिलता है आपके एसएससी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो सपोज भी कल्पना को दिखाता है, इफ़ भी कल्पना को दिखाता है। कल्पना को दिखाने के लिए, एक ही कल्पना को दिखाने के लिए दो दो वर्ड का एक साथ यूज़ नहीं किया जाता है। अब आपके एग्जाम में दिया रहेगा सपोज इफ़ या सपोजिंग इफ़, तो दोनों को लिखा गया होगा, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, या तो इफ़ को रिमूव कर दीजिए या सपोज सपोजिंग ये जो लिखा है इसको रिमूव कर दीजिए, बोथ आर करेक्ट।
दोनों में से किसी एक को रखना है, किसी भी दूसरे को हटा देना है। बोथ आर करेक्ट। इसको हटा देंगे तो भी करेक्ट है, इसको हटा देंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आइए अब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, देखें कैसे क्वेश्चन हम लोगों को बनाना पड़ता है एग्जाम में। यहाँ देखिए सपोजिंग इफ लिखा हुआ है, तो अब जरा सेंटेंस आप देख लीजिए। सपोजिंग इफ है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड यू डू। मान लो कि यदि वो आ जाएगा तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे इफ़ ही कम्स। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है लिस्ट। लिस्ट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसको सीखें। देखिए लिस्ट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं शुड का, किसका, लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं शुड का, किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। अब लिस्ट के साथ शुड का यूज़ करते हैं वार्निंग देने के लिए। क्या देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, अवेयर करने के लिए। जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, हार्ड वर्क करो वरना तुम एग्ज़ाम में फेल कर जाओगे। ठीक है, ऐसा कोई भी वार्निंग देना हो, अवेयरनेस क्रिएट करना हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ शुड। लिस्ट के साथ शुड, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाता है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि ये लिस्ट जो है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। लिस्ट कैसा है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। तो जिस सेंटेंस में लिस्ट का यूज़ किया गया होगा, जिस किसी भी सेंटेंस या क्लॉज में लिस्ट का यूज़ किया गया होता है, उस सेंटेंस में इसके आगे हम लोग नो, नॉट, नेवर या ऐसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। और यदि किया गया हो तो उसको रिमूव करना होगा, अन्यथा डबल नेगेटिव का एरर क्रिएट होता है। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलता है, लिस्ट के साथ हम लोग यूज़ करते हैं शुड। अब इसके बाद शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज़ करते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये लिस्ट होगा और लिस्ट के साथ किसी भी मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से काम चला लिया जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकता है, यहाँ पे डू डज भी हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म भी आपको कभी कभी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अर्थात आपको यहाँ पे कभी कभी डू डज भी देखने को मिल सकता है, आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। या मेन वर्ब होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी हो सकता है, आपको इससे काम चलाना होगा। लेकिन यदि शुड के जगह और कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर लिया जाए, जैसे विल का पास्ट वुड यूज़ कर लें, विल यूज़ कर लें, शैल यूज़ कर लें, कैन, कुड, मे, माइट यूज़ कर लें, तो वो सब का सब कैसा होगा, सब का सब एरर होगा। बात समझ में आ गई। तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, रन केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। अब ये देखिए लेस्ट मिल गया, लेस्ट के साथ देखिए डू नॉट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, लेस्ट यू फॉल, लेस्ट यू फॉल। यहाँ पे डू नॉट को हम लोग रिमूव कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे। अब देखिए लिस्ट है, लिस्ट के साथ क्या लगा हुआ है, मे, तो मे को क्या कर दें हम, या तो यू फॉरगेट करें या यू शुड फॉरगेट करें। ऑप्शन चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए यू शुड फॉरगेट लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ें, कुछ और क्वेश्चन को देखें हम लोग। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू आर कॉट। अब देखिए लेस्ट यू आर कॉट, लिस्ट मिल गया, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है, तो या तो यू शुड कैच लिखें, यू शुड कैच, या सिंपली कैच का यूज़ कर लें। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे देखें यू शुड कैच, तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए डू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। अब फिर देखिए लेस्ट के साथ डू नॉट लग गया, तो या तो हम लोग सीधा इसके जगह शुड का यूज़ कर लें, या शुड नहीं मिलेगा तो सीधा गेट वेट का यूज़ करेंगे। अब ऑप्शन चेक कर लें, लिस्ट यू शुड गेट वेट, हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी बन गया। नेक्स्ट, अब आशा करते हैं आपसे कि अब तो आप लिस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बना ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट सी में फेल, तो मे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शुड में। ठीक है, या तो हम यहाँ शुड का यूज़ कर लें या सीधा मे को रिमूव कर दें, सी फेल कर देंगे तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि अब आप लिस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बना सकते हैं, या लिस्ट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टेक्निक्स उसके हमने आपको बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ हमने आपको शेयर किए। तो लिस्ट पर बेस्ड जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। यदि हमने जितना समझाया उसको आप ध्यान रखेंगे तो बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके माइंड में सेट कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलोंग विथ का मतलब क्या होता है, एलोंग विथ का मतलब होता है साथ साथ या के साथ। इसका मीनिंग क्या होता है, साथ साथ या के साथ। यहाँ देखिए द प्राइम मिनिस्टर एलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स।
अब यहाँ देखिए along with के पहले ये एक सब्जेक्ट है, या along with के बाद ये अदर मिनिस्टर्स, ये कैसा है प्लूरल है, और ये कैसा है सिंगुलर है। तो along with के पहले आया सिंगुलर, along with के बाद आया प्लूरल। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले से बता रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हमने पढ़ाया था तभी हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, बिसाइड, बिसाइड्स, ऐसे किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाई, ऐसे किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो, देन द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब हैव ये किसके अकॉर्डिंग एग्री करता है, along with के पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग। तो along with के पहले जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या यूज़ करना होगा, हैज़ का यूज़ करना होगा। आप देख लीजिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, मिनिस्टर्स हैव, यहाँ ये रहा हैव लेफ्ट, ये वाला ऑप्शन एरर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए ये सुपरफ्लुअस कंजक्शन, सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी, अनवांटेड, ठीक है। जैसा कि अभी इसके पहले के कुछ क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ये क्या है, तो सुपरफ्लुअस है, अननेसेसरी है, अनवांटेड है, ठीक है। उसी प्रकार की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सीखना शुरू करें। एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे खाने के बाद, डिनर के बाद आइसक्रीम हमेशा से पसंद है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि तुम जानते हो, ये कहें कि तुम जानते हो, ठीक है, तुम जानते हो कि मैं खाने के बाद, डिनर के बाद हमेशा आइसक्रीम पसंद करता हूँ, ठीक है। तो एज यू नो, चूँकि तुम जानते हो, या तो हम इसका यूज़ कर लें या तो देखिए इसमें कहाँ पे एरर है, इस वाले सेक्शन में, या तो हम लोग एज को रिमूव कर दें या तो हम लोग दैट को रिमूव कर दें। दोनों में से किसी एक कंजक्शन को रिमूव करना होगा, क्योंकि ये भी कंजक्शन है और ये भी कंजक्शन है, दो कंजक्शन एक साथ ही यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ऐसे भी हम लोग एज के साथ दैट का यूज़ नहीं करते। बात समझ में आई। अब इस एरर वाले सेक्शन को आप ढूंढ लीजिए। देखिए एरर वाला सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, तो इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। आवर नेशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, बट और इफ, दो कंजक्शन एक साथ। इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, तो यदि हम सब लोग एक साथ सामूहिक रूप से काम करेंगे तो हमारा जो नेशन है उसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे बट कैसा है, सुपरफ्लुअस, क्योंकि बट के यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। बट का यूज़ कब करते हैं, तो अपोजिट कॉन्ट्रास्ट वाली बातों को, अपोजिट मीनिंग वाले सेंस वाले सेंटेंसेस या क्लोजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, और ऐसे यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, तो बट को रिमूव कर देंगे। बट था यहाँ पे सुपरफ्लुअस। अब आ जाइए कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखें। आई फेल्ट श्योर ही वुड डाई एंड दैट, और देखिए यहाँ पे एंड और दैट दोनों का यूज़ कर लिया गया। अब यहाँ पे देखिए आई फेल्ट श्योर, मैंने निश्चित रूप से ये महसूस किया कि ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसके जो पैसे हैं वुड गो टू हिज डॉटर, कि उसके मरने के बाद उसके जो पैसे हैं, तो देखिए मैंने निश्चित रूप से ये महसूस किया, ठीक है, कि वो मर जाएगा, और मरने के बाद उसके जो पैसे हैं किसको जाएंगे, उसकी बेटी को, डॉटर को जाएंगे। तो यहाँ पे दैट का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट कैसा है, यहाँ पे सुपरफ्लुअस, दैट को रिमूव कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ही केम वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत नज़दीक आया, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा। दैट इफ़, अब देखिए यहाँ पे दैट और इफ़ दोनों का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में जब आस्क लगा होता है तो दैट का यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ आएगा इफ़ का। दैट हो गया सुपरफ्लुअस। इफ़ आई वुड लेंड हिम सम मनी, कि क्या मैं उसे कुछ पैसे उधार दूंगा, ठीक है। तो क्या के सेंस में इफ़ का यूज़ करते हैं, ये भी हमने आपको बताया था कंजक्शन के फर्स्ट पार्ट में, कि इफ़ का मतलब होता है यदि, और इफ़ का मीनिंग क्या होता है, तो इफ़ का दूसरा मीनिंग होता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन में। आई आस्क्ड हिम दैट वाई, अब देखिए इसके बारे में हमने आपको प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था। किसी भी WH इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत पहले यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होता है, तो इसमें क्या करें, सिंपली हम लोग यहाँ पे दैट को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा हमारा करेक्ट। हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने सुपरफ्लुअस तक हम लोगों ने कंजक्शन को पढ़ा, और अब तक के क्लास में कंजक्शन के तीनों ही पार्ट में हम लोगों ने कंजक्शन के A to Z सारी चीज़ों को कवर किया। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके Tier 1 तक में आते हैं
या आ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें ऐसी बातें जो आपके या कंजक्शन टॉपिक से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो आपके टीयर 2 में पूछी जाती है, उसको हम लोग टीयर 2 की तरफ चर्चा करेंगे। टीयर 1 में वो बातें नहीं आते, इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसकी चर्चा करना अपने टीयर 1 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, अनवांटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि, और आपसे ऐसी आशा रखते भी हैं कि यदि आप कंजक्शन को जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ इतने सेक्शन को आप कवर कर लें, 2-4 बार रिवाइज कर लें, तो आपके टीयर 1 में चाहे वो CGL का हो या CHSL का हो, टीयर 1 में कंजक्शन से चाहे एरर के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएं, इम्प्रूवमेंट में पूछे जाएं, फिलर्स में पूछे जाएं, क्लोज टेस्ट में पूछे जाएं, जहां कहीं भी पूछे जाएं, आप इसका यूज़ करके आप इनको ठीक तरीके से बना सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन इससे पूछा जाने वाला गलत नहीं होगा। कंजक्शन को आप ठीक से पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी पढ़ना है, PQRS भी पढ़ना है, पैराजम्बल्स भी पढ़ना है। ठीक है, पैराजम्बल्स कहिए, सेंटेंस अरेंजमेंट कहिए, PQRS कहिए, ABC कहिए, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। आगे के क्लास में हम लोग उसको भी कवर करेंगे और उसमें कंजक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप उसको पहचानना। यदि कंजक्शन आपको याद रहेगा तो आप देखेंगे हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे कि किस तरीके से आप इन कनेक्टर्स का यूज़ करके, कंजक्शन का यूज़ करके, PQRS अर्थात आपके SSC में पूछे जाने वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप कितने मज़े में एकदम आसानी से देखते के साथ बिना सेंटेंस पढ़े यूं ही बना देंगे, अर्थात आप उसका गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो यदि गर्दा उड़ाना चाहते हैं तो कंजक्शन को ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, आगे प्रीपोजिशन को भी आप ठीक से पढ़िए, और यदि एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन कराना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन SSC में हो जाए, तो इसके लिए हमने अब तक आपको जितने भी इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ाया है, इन सब को बार बार रिवाइज़ कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में जाके गर्दा उड़ा जाए। ठीक है, गर्दा उड़ा पाएँ SSC के रियल एग्ज़ाम में बैठ के। ये सभी चीज़ें संभव है, बस उतना ही करना जितना हमने आपको यहाँ पे बताया है, चाहे वो कंजक्शन टॉपिक हो या कोई और भी टॉपिक हो, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ आज के अपने कंजक्शन के थर्ड पार्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।